अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि अगर हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो या डिस्क्रीट पार्टिकल हो तो हम इसके बीच में कैसे फोर्स फाइंड करते हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ज़ाहिर बात है कि अगर कोई फोर्स है तो इसके कॉरस्पॉन्ड हमारे पास एक पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और इसमें हमारे पास कोई फील्ड होती है। तो कहते हैं स्टेटेड बिफोर, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास सेंट्रल फोर्स है, रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यानी जैसे हमने सर्कुलर बात की कि ये रेडियली आउटवर्ड यानी लाइन में एक्ट करता है। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्फेरिकल सिमेट्रिक, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिपेंड ऑन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर्स। एंड इसलिए हमारे पास जितने भी मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स हो तो हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक है तो ज़रूरी नहीं कि वो फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव हो। तो ये कहते हैं ए फोर्स दैट इज़ कंजर्वेटिव मे और मे नॉट बी बोथ सेंट्रल एंड स्फेरिकल। ठीक है, अगर स्फेरिकल सिमेट्रिक कोई फोर्स है या सेंट्रल है तो वो कंजर्वेटिव होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कंजर्वेटिव फोर्स स्फेरिकल सिमेट्रिक हो या सेंटर हो। स्फेरिकल सिमेट्रिक का मतलब यही है कि जो रेडियल डिस्टेंस 1/r जैसे हमारे पास होता है, आप यहाँ पे इस पर देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सोलली r पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर जो फोर्स है वो नॉन सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, वो हमारे पास रेडियस डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कूलम फोर्स हमारे पास ये भी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 1/r के साथ वेरी करता है, r² के साथ वेरी करता है। और इस तरीके से आप बाकी जो फोर्स है उसको भी देख लें। सपोज ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द एक्शन ऑफ स्फेरिकल सिमेट्रिक फोर्स, जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, F(r) इज इक्वल टू F(r), क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स, जब हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को देंगे, डेल्टा F W विल बी F.ds। और ये हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वही वाला कंपोनेंट डेल्टा cos थीटा। तो डेल्टा S इंटू cos थीटा को हम रिप्लेस करते हैं डेल्टा R, जो कि डिस्प्लेसमेंट है, रेडियल चेंज है व्हेन मास अंडरगो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा W विल बी इक्वल टू F इंटू डेल्टा R। Since the magnitude of the force depend on the r, the total work done is equal to RA to RB। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस पॉइंट A से पॉइंट B तक डिस्प्लेस किया तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट हम लिखेंगे उसको हम RA to RB लिखेंगे। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमारे पास पार्टिकल है जो कि RA पे था और ओरिजिन से हमने इसको RA का नाम दिया। वो इस तरीके से पाथ पे जा रहा था, डिस्प्लेस हो गया यहाँ से किसी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, और R पॉइंट B पे गया है। तो कहते हैं कि लेट करें कि हमारे पास ये मास m है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा S कवर करता है। तो ज़ाहिर बात है ये जो फोर्स जो कि रेडियली देखिए आउटवर्ड एक्ट कर रही है, यहाँ पे अगर आप देखें ये फोर्स इस पर रेडियली आउटवर्ड, अगर यहाँ पे है मास तो इस पर फोर्स इस तरीके से रेडियल आउटवर्ड, और यहाँ पे है तो फोर्स इस तरीके से रेडियल आउटवर्ड, यानी स्ट्रेट रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगी। और ये हमारे पास डेल्टा S डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल होता है फोर्स और डेल्टा S में, उसमें हमारे पास थीटा होता है। और हम सिर्फ इसका ये जो F.ds cos कंपोनेंट और दूसरा सामने वाला साइन हम cos कंपोनेंट लेते हैं। और ये हमारे पास डेल्टा R जो कि रेडियल डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, यानी कि आपके पास यहाँ से पार्टिकल इस तरीके से आया तो आपके पास ये पहले यहाँ पॉइंट पे था, अब जो है ना इस पॉइंट पे आ गया। तो ये एक्चुअली ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुई है इस डायरेक्शन में, यानी ये रेडियल इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो ये इस पॉइंट के पैरेलल, और ये डेल्टा R है। ठीक है, और ये एक्चुअली डेल्टा S cos थीटा की इक्वली होता है। सिंस दिस इंटेग्रल एनहांस द वर्क डन डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पाथ, जो कि अभी हमने बात की थी RA to RB एंड F.dr हमने लिखा था। ठीक है, ये कहता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है RA to RB, कि अगर ये सेम मतलब डिफरेंट है तो ज़ाहिर बात है हमारे पास वर्क डन डिफरेंस होगा। और जो भी क्योंकि पार्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो ये कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से स्फेरिकल सिमेट्रिक जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स है। वंस वी नो दैट द फोर्स इज़ कंजर्वेटिव वी कैन प्रोसीड टू डिफाइन ए पोटेंशियल एनर्जी। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होती है तो उसमें हम लिखते हैं माइनस डेल्टा U ओवर डेल्टा R, यानी इसको हम माइनस डेल्टा R या डेल्टा V लिख सकते हैं ऐसी। तो यानी जो हमारे पास फोर्स है उसको हम नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो माइनस डेल्टा U और डेल्टा R, जो कि हमारे पास UB माइनस UA इज इक्वल टू माइनस A टू माइनस RA टू RB F(r) इंटू डेल्टा R होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास अगर फोर्स को हम लिखेंगे
ये फोर्स आर ए टू एफ ऑफ आर इंटू आर डी, सॉरी ये आई थिंक हम कौन से पॉइंट पे थे, इस पॉइंट पे, ये डेल्टा यू इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू एफ ऑफ आर इंटू डी आर एंड आर ए टू आर बी, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू और माइनस एंड यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी आर आ जाएगा फिर, क्योंकि ये जो चीज़ है अगर आप इसको डेल्टा यू, ये डेल्टा आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डेल्टा यू विल बी बिकम माइनस एफ डॉट डी आर, और फिर इंटीग्रेट करेंगे पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। इसके बाद वर्क डन जो हमारे पास पहले में किया था डेल्टा ए बी, वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जीज, वो हमारे पास माइनस डेल्टा इंटू यू होता है, और माइनस और डेल्टा यू क्या है, यू बी माइनस यू ए, अभी जो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में फाइंड किया है। और हमें ये भी पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि क्या है डेल्टा, आपको हमें पता है कि के बी माइनस की माइनस डेल्टा यू विच इज इक्वल टू माइनस इंटू यू बी माइनस यू ए, ये डब्ल्यू ए बी ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं, तो के बी माइनस के ए इज इक्वल टू दिस थिंग। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें कुछ टर्म इधर उधर जाएंगे, सारी बात है, बी यू बी इधर जाएगा, के इधर आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर कोई पार्टिकल मूव करते हैं तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास जो हमने अभी बात की एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ ऑफ आर इज इक्वल टू जी एम होता है, वो ऊपर कांस्टेंट होता है सारा मैसेज, अगर कांस्टेंट हो नीचे 1 ओवर आर स्क्वायर वेरिएबल है, तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है अभी जो हमने यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर को लिखा है, ये वाला यू बी माइनस यू ए विल बिकम माइनस आर ए टू आर बी, तो एफ ऑफ आर अभी मैंने क्या आएगा सी ओवर आर स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट ओवर आर स्क्वायर, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सी और आर स्क्वायर को, तो ये हमारे पास बन जाएगा मैंने सी और आर स्क्वायर, और इसको जनाब आप इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास 1 ओवर आर का इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन का, और अपर और लोअर लिमिट तो 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए विच इज। अब वो कहता है कि डिफाइन करते हैं कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो रेफरेंस पॉइंट था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 था, और जो दूसरे पॉइंट जहाँ सेकंड पॉइंट पे पार्टिकल गया है उसकी पोटेंशियल एनर्जी, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यू बी इक्वल टू यू, तो यू ऑफ आर विल बी इक्वल टू सी ओवर 1 ओवर आर बी। और कहता है कि जो हमारे पास एक आर ए कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी लिया है, कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है वो अगर हम इन्फिनिटी कंसिडर करें कि पार्टिकल हमारा बहुत दूर था, ज़ाहिर बात है इसका पोटेंशियल एनर्जी भी इसकी कॉरस्पॉन्ड 0 था, तो आर ए को आप इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी कोई चैम्बर आपको पता है कि 0 हो जाएगा, और यू विल बी इक्वल टू सी ऑफ आर जो कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज करूं ताकि हमें ये आइडिया हो। ये एफ ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर स्क्वायर था, और विच इज़ इक्वल टू सी और आर स्क्वायर हमने लिखा अभी, सी और आर स्क्वायर, तो यहाँ से सी किसकी इक्वल टू जी एम एम, यानी ये जो ऊपर वाला है इसको हमने सी का नाम दिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद u ऑफ आर इज इक्वल अभी हमने लिखा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास m इन द फील्ड ऑफ रेजिस्टेंस r इक्वल टू u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर r, क्योंकि यहाँ से जो अभी मैंने एक्सप्रेशन फाइंड किया ये वाला, ये u a 0 किया था, u इज इक्वल टू c हमारे पास कांस्टेंट है, और 1 ओवर r, यहाँ से u इज इक्वल टू c ओवर r आ गया, क्योंकि आर ए यानी हमारा जो आर ए पॉइंट है वो इन्फिनिटी भी था, जब पार्टिकल इन्फिनिटी भी हो तो उसका पोटेंशियल 0 होता है इसके कॉरस्पॉन्ड, तो यू ए का जो हमारा पोटेंशियल 0 जब आर ए इन्फिनिटी होता है, तो यू इज इक्वल टू सी और आर बी, जबकि आर बी के हमारे पास कोई और पॉइंट था जिसको हमने आर से लिखा है, तो यू इज इक्वल टू सी और आर। ठीक है, जबकि सी किस चीज़ की करें, जी एम एम की, तो सी की जगह जी एम एम, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा जी एम एम ओवर आर, और यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर। और फिर इफ़ m इज़ ए कॉन्टीन्यूस मैस डिस्ट्रीब्यूशन, तो m को हम क्या लिखेंगे, रो इंटू डीटा, और इंटीग्रेट करेंगे रो इंटू डीटा या डी वी इसको लोग लिखते हैं माइनस, ये हमारे पास कहता है टू मेक द प्रोसीडिंग 3 इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ m वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल्स। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होता है, जिस तरीके से आप E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी अगर आप रिकॉल करें E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू आता है, तो इस तरीके से हम हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को लिखते हैं G से, विच इज इक्वल टू एफ ओवर एम,
एफ हमारे पास जी एम ओवर है और आर स्क्वायर, तो एम से कैंसिल हो जाएगा, जी एम ओवर आर। और ये यू एक वेक्टर है जो कि रेडियल डायरेक्शन को जो करता है। या अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास जी क्या हो जाएगा, माइनस जी रो ओवर आर स्क्वायर इंटू यू। ज़ाहिर बात है फिर आपको इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसकी जो हमारे पास फोर्स की। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस जी रो ओवर आर स्क्वायर इंटू यू। अब एक चीज़ रहेगी कि अगर हमारे पास कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है तो इसका हम कर्व भी निकाल सकते हैं। तो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर मस्ट बी जीरो सिंस जी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर। तो कर्ल ऑफ जी, ये हमारे पास वेक्टर फील्ड आ गई, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसका अगर आप कर लें तो जी एम तो कांस्टेंट है, 1 ओवर आर स्क्वायर का कर्ल आपके पास ज़ीरो होता है। तो इट मीन्स ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। और दूसरा अभी हमने बात इसमें की माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर फाइंड की है, और दूसरा ये फोर्स होता है माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर, और दूसरा हम इसको लिखते हैं माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर, फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ चेंज। तो यहाँ से आप अगर पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो ये इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ इस एक्सप्रेशन को। ये एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और आर स्क्वायर है, और ये एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा आर। इसको अगर आप इंटीग्रेट करें दोनों तरफ तो ये आपके पास बनेगा वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम और आर। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ड्यू टू जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, फोर्स होगी, उसकी वजह से उसकी कोरस्पॉन्ड जो पोटेंशियल होगा वो ये होगा। अगर हमारे पास डिस्क्रीट ना हो, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस है, तो हमारे पास पोटेंशियल वी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस जी इंटू रो ऑफ आर इंटू डेल्टा वी। इस तरीके से कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पोटेंशियल ऐसे फाइंड करेंगे। ये कुछ एक्सप्रेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखे। फोर्स कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इस तरह फाइंड करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरीके से फाइंड करेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड हम इस तरीके से लिखेंगे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि अभी हमने बात की हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ फार्मूलाई है जो कि हम थ्रू आउट चैप्टर में यूज़ करेंगे। ये जो रो हमने लिखा है, रो अगर हमारे पास 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा, अगर 1 डायमेंशन है तो लैम्डा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास डेल्टा वी, डेल्टा सिग्मा और डेल्टा एक्स, इस तरीके से 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन जैसे आपने छोटे और बाकी सब्जेक्ट इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया होगा, तो हम भी इनको इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे और डिफरेंट शेप के लिए फील्ड की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और पोटेंशियल भी कोरस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे।